नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सभी को प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनके एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुमसी हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल, ये हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। धमतरी जिले के अंतिम छोर ग्राम तुमा बुजुर्ग में मां अंगार मोती गौधाम में गौ सेवा संगम का आयोजन हुआ। इस गौ सेवा संगम में आसपास जिले सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हुए। साथ ही गौधाम से संस्थान से जुड़े सभी लोग शामिल हुए। इस गौ सेवा संगम में गाय से जुड़ी सामग्रियों का भी स्टॉल लगाया गया। साथ ही श्री सच्चिया माता, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुई, जिसमें अति विशिष्ट अतिथि के रूप में गर्भ विज्ञान विशेषज्ञ जामनगर गुजरात की डॉक्टर करिश्मा बेन मौजूद रही। उन्होंने गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के समस्त क्रियाकलापों को विस्तार में बताया और बताया कि सभी संस्कारों का कितना महत्व होता है। गौ माता के जो उत्पाद हैं उनका भी महत्व उन्होंने बताया। वहीं मां अंगार मोती गौधाम के सदस्यों ने उद्देश्य बताते हुए कहा कि हर चीज़ का आधार गाय है। गाय को पुनर्स्थापित करने के लिए पूरे जिले में गौ सेवा संगम का आयोजन किया जा रहा है, जहां गाय का महत्व सबको समझाना है, गाय का वैज्ञानिक पक्ष लोगों को समझाना है, किसानों को गौ आधारित खेती किसानों के लिए प्रेरित करना है, गाय की चिकित्सा कैसे होती है उसके बारे में बताना है, गाय से मनुष्य की चिकित्सा कैसे होती है, कौन कौन से रोग हैं जो गाय के कारण ठीक होते हैं, भैंस के और गाय के दूध के क्या अंतर होते हैं, ये सबको समझाना है। कुल मिलाकर इन सभी चीज़ों को समाज को बताना है। सभी को मेरा नमस्कार। ऐसे सुबह राशि और उनके कार्यकर्ताओं की टीम और यहाँ पे हमारे जीवन में कैसे हो मैं तो शुरू करूँगी, लेकिन मेरा इसे आज का होती तो शायद हम यहाँ पे ये आज जो मंदिर का हमने हम गाय की वजह से क्या हो सकता है, तो मुझे बात आपके सामने ये भी रखनी है कि जिस हम देखते हैं, काफी बार हम बात भी करते हैं
कि हमारा भारत, प्राचीन भारत, वो काफी सामर्थ्यवान लोगों से भरा हुआ था। वहाँ पे जिसको हम कहते हैं समर्थ भारत, वो था, ऐसे हम बहुत बार याद करते हैं। तब हमारे सामने एक, जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की, उसकी कल्पना करते हैं, तब कुछ पिक्चर हमारे सामने आते हैं कि शायद भारत का नागरिक ऐसा होता होगा या कुछ का बच्चा ऐसा होता होगा। लेकिन मैं जैसे बताऊं कि अगर आप आज की दौर की मैं अगर बात रखूं, कि वर्तमान की जो बात आपके सामने ऐसे अगर रखूं, तो सिर्फ वो कल्पना चित्र तो खड़ा होता है कि भारत समर्थवान या समर्थ ऐसा होता होगा। लेकिन आज की कंडीशन तो ऐसे डॉक्टर, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपके सामने रखूं, तो आज हम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, वहां तो शायद होता था कि हमारा शरीर, मन, और उससे भी अच्छा था कि हमारा बौद्धिक स्वास्थ्य तक बहुत ही उत्तम कक्षा का रहता था। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, तो शारीरिक स्वास्थ्य की बाबत में भी बहुत हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हम ऐसे, मेरे अगर मैं प्रेजेंटेशन से आपको दिखा पाती, तो आज जो हमारे कंडीशन जो जा रही है, ऐसे आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हो या फिर दूसरे ऐसे बच्चों पेडियाट्रिशियन हो, अगर मैं कुछ आंकड़ों में भी बात बताऊं, तो अभी भारत के हर 33 बच्चों में एक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं जननिक विकृतियों के साथ पैदा हो रहा है, जिसे हम जेनेटिक एनोमली कह सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, या कॉन्जेनिटल एनोमली में लेते हैं। और उसमें भी अगर विश्व की बात करूं, तो भी यही है कि 5 से 6% बच्चे जो आज जो हैं वो इसी विकृतियों के साथ जन्म ले रहे हैं। और उसमें भी जहां हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की जो साउथ ईस्ट एशिया का जो जोन है, उसमें तो ये आंकड़ा और भी आगे है। तो ये हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही हमें सोचने के लिए कहीं ना कहीं रुकना होगा। जननिक विकृतियों की बात करूं, तो हम आनुवंशिक रोगों में भी कहीं भी पीछे नहीं है। डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या आर्थराइटिस हो, ऐसी बीमारियां कि जिसे हम आनुवंशिक रोगों में ले रहे हैं, वो भी आज जो है उसमें हम बहुत तेजी से, पहले तो जो होता था उसे हम जो एक्सेप्ट करते थे कि शायद 50-60 साल की आयु के बाद ये होता है, लेकिन अभी तो वो आगे आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जैसे मैं बात करूं, गुजरात के जो आखिर 6 महीने के जो अगर सिर्फ हमने आंकड़े निकाले, तो गुजरात में आज हार्ट अटैक होना, मायोकार्डियल इंफेक्शन होना, जिसका अगर सर्वे किया जाए तो उसमें जो हुआ है कि वो आयु 25 साल के नीचे की आयु है। तो इसमें न सिर्फ गुजरात, पूरे भारत में ये बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़ रहा है। तब सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बात तो हमें करनी है आने वाली संतति को हम उत्तम कैसे बनाएं, श्रेष्ठ कैसे बनाएं, उसके लिए। लेकिन वास्तविकता है तो ये है हमारे सामने कि हमारी आनुवंशिक गिराहट जो कह सकते हैं, जिसे हम मेडिकली भाषा में जेनेटिक डिटोरिएशन कहते हैं, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी कि इसके लिए पहले क्या था, क्या हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारा जो आज महाभारत में युद्ध करने वाले अर्जुन की आयु क्या थी, जिस समय उसने युद्ध किया था उसकी आयु थी 84 साल। उसने जो 84 साल की आयु में ये पराक्रम दिखाया था, और आज तो हम 30 साल की आयु में से थक जाते हैं और पूरे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी तो आर्थराइटिस होगा ही, अभी तो हाइपरटेंशन होगा ही, अभी तो हमने सब एक्सेप्ट करके रखा है। तो ये हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तब मैं बात वापस, अगर हम यहाँ पे वर्तमान के हम इस चक्कर में फंसे हैं
तो वापस कहीं ना कहीं हमें इसके लिए ढूंढना पड़ेगा कि क्या था ऐसा कि जिसकी वजह से हमारे पास ऐसे उत्तम और सामर्थ्यवान बच्चे कैसे आते थे। काम शुरू कर रही थी और जब ये काम शुरू हो रहा था तब ऐसे ही किने इतिहास को ही खोला था और कुछ उदाहरणों के बारे में देखा कि ये क्या था, कि जिसमें कुछ मैं आपके सामने भी रखना चाहूंगी जिससे आपको भी थोड़े बहुत ध्यान में आए कि गर्भ संस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हम आने वाली संतति को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसकी प्रक्रिया के अलग अलग स्टेप्स हैं। एक है गर्भाधान पूर्व। एक दंपति जब अपने नेक्स्ट संतति के लिए सोचता है तब से उससे पहले तो उसके खुद के बीजाणु शुक्राणु उसकी कैसे क्वालिटी उत्तम करके उसको कैसे शुद्ध करना, उसको कैसे संस्कारित करना, वो 90 दिन का प्रोटोकॉल है। उसके बाद अच्छी आत्मा का गर्भ में आदान हो सके इसलिए गर्भाधान संस्कार का आयोजन ये दूसरा प्रोटोकॉल है। और फिर गर्भावस्था के दौरान आहार विहार का आयोजन कैसे किया जाए उसका भी पूरा एक प्रोटोकॉल है कि जिससे बच्चे को शारीरिक और मानसिक स्तर से ही नहीं पर उसको बौद्धिक स्तर तक कैसे हम उत्तम ला सकते हैं, उसके लिए उस माँ के द्वारा पूरा एक प्रोटोकॉल के आयोजन से वो हो सकता है। तो ये पूरा प्रोटोकॉल और उसमें भी विशेष जो संस्कार बताए गए हैं जिसमें 3 संस्कार ऐसे हैं कि जो हमारे जन्म से पूर्व होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन एवं सीमंतोन्नयन संस्कार, उसको भी पूरा उसके पूरी पद्धति के साथ, पूरी वैदिक पद्धति के साथ उसका आयोजन करके हम ये 4 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम कोई भी दंपति अपनी आने वाली संतति को श्रेष्ठ और उत्तम ला सकता है। इसके लिए विज्ञान यानी गर्भ विज्ञान वैसे तो सही बताऊं तो इसके रीज़न है एक दंपति जिस जीवन शैली से गुजर रहा है उसमें जो उसका आहार का, उसके विहार का जिस तरह से पूरा आज जो वो फॉलो किए जा रहा है उसकी इफ़ेक्ट उसके शरीर पर है और उसी की वजह से ही आज ये सब हो रहा है कि जिससे सरल प्रसव न होना और गर्भावस्था के दौरान भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होना और कहीं ना कहीं आगे बताऊं तो जेनेटिक एनोमली के लिए भी ये वजह जिम्मेदार हैं। वो बहुत ही बड़ा रोल है गौ माता का। अगर मैं बताना चाहूँ तो गर्भाधान से पूर्व अगर बीज को उत्तम बनाना है तो भी उसमें बड़ा हिस्सा गव्यों का है। शुक्राणु को उत्तम बनाने के लिए गाय का दूध और गाय का घी ही चाहिए। बीजाणु को उत्तम बनाने के लिए गाय के दूध से बनी हुई छाछ चाहिए, तभी उसको उत्तम बना पाएंगे। और गर्भावस्था के दौरान भी जो अलग अलग गव्यों का यूज़ करके हम गर्भ में डेवलप होने वाले अंगव्यवों को श्रेष्ठ बनाने के लिए वो हम गव्यों की मदद से ही कर सकते हैं। और संस्कार का विधि का तो महत्व ये है कि संस्कार की विधि तभी सफल हो पाएगी अगर वो गौ पूजन से शुरू होती है। ये वेदों का भी कहना है और उसके रेफरेंसेस भी हैं कि गौ पूजन के बाद ही यज्ञ विधियाँ या संस्कार विधियाँ होती है। तो बहुत ही बड़ा रोल है आने वाली संतति को श्रेष्ठ बनाने के लिए गौ माता का बड़ा ही रोल है। आज गौ सेवा संगम करके एक कार्यक्रम हमने रखा और ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। इसमें यह है कि गौ के जितने आयाम हैं उनमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, गौ माता की सेवा हम क्यों करें और गौ माता से हमको क्या मिल रहा है। हमारा जीवन गौ माता के माध्यम से ही चल रहा है, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि हम सिर्फ और सिर्फ गौ माता के कारण ही जीवित हैं। तो उसको कैसे क्या बताने के लिए आज राष्ट्रीय स्तर से अजित महापात्रा जी आए थे, उन्होंने अपनी पूरी बातें बताई। अभी करिश्मा बहन जी बता रही हैं, ये गर्भ धारण को लेकर बताती है। गर्भ संस्कार ये भी राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं, आयुष में जुड़ी हुई हैं ये। और ये 2-3 और वक्ता आए थे, उन लोगों ने भी गाय माता के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ हम इस जगह को जो कि रामगमन मार्ग पर है और पुराने समय में भी ये गायों के लिए चारागाह था, तो यहाँ पर हमने राम मंदिर, राम परिवार पूरा, राधा कृष्ण मंदिर, संचाय माता का मंदिर, 3 मंदिरों का भी स्थापना किया। और एक विशेष बात ये है यहाँ पर कि हम जब यहाँ आए थे 7 साल पहले, गाय तो हम ले आए, पानी के लिए तरस गए थे, तो जितने बोर करे फेल होता था।
उसके बाद जहाँ पे गाय बैठती थी उस जगह को हमने किया। तो वो एक बोर ऐसा है जो उस दिन से आज तक लगातार चल रहा है और वही एक बोर हमको साथ देता है। नहीं तो 2 किलोमीटर नीचे है पानी यहाँ से, उससे लिफ्ट करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत जा रही थी। और कई बार तो जब एक घटना याद होगी, 4-5 गौशालों में गायों की मृत्यु हो गई। अचानक हमारे यहाँ 500 गाय भेज दी। हम रखते कहाँ गायों को, पानी नहीं था। उस समय नगर पालिका धमतरी ने भी हमको सहयोग किया, लगातार वहाँ से टैंकर से पानी यहाँ भेजा। धमतरी के अनेक लोगों ने सहयोग किया और कई तरह के चारा और सहयोग से कई गायों को हम लोग बचा ले गए। आज भी जो पूरा प्रयास यह है कि इसको गौ अभयारण्य के रूप में डेवलप करें और 10,000 तक की गाय यहाँ रखी जा सके, ये एक भविष्य का हमारा लक्ष्य है। और अभी 500 गाय है यहाँ पर और वो आप लोग देखिएगा गाय कैसी है, क्या है, शक्ति स्थल के रूप में उसको डेवलप। सर कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं और कितने उत्साहित हैं? विशेष रूप से जो आए हैं यहाँ पर बालोद जिला, कांकेर जिला और धमतरी जिला। ये धमतरी जिला का बॉर्डर है, वो जो दीवार दिख रही है उस दीवार के उस पर बालोद जिला, ये धमतरी जिला का अंतिम छोर, अंतिम गांव है। एक विशेष बात यह है कि कई जनप्रतिनिधि हमारे आज तक चुनाव प्रचार में नहीं आए, कार्यकर्ता आ जाते हैं। जैसे रंजना साहू जी भी बोली मैं पहली बार आई, गुरमुख सिंह जी होरा बोले यार मैं तो यहाँ पहली बार आया। तो ये अंतिम छोर होने के कारण सुविधाओं से वंचित रहा। इस गांव को हमने गोद भी ले लिया है और वहाँ जो कुछ भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम लोग करते हैं और गांव के पूरे लोगों को यहाँ रोजगार। कहीं ना कहीं जो नहीं आए हैं वो इस संगम में पहुंचे हुए हैं, तो कितना सौभाग्य की बात है ये जो संगम में पहुंचे। अच्छा, जो कई बार नहीं आ पाए हैं यहाँ, जो पहली बार आए हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात। एक्चुअल में जो एक बात हम लोग चाह रहे हैं कि लोग घर में गाय पालें। गाय नहीं पाल सकते, हम बछिया मुफ्त में दे रहे हैं। आप यहाँ से बछिया लेके जाएं अपने घर में, जब वो बड़ी हो जाए हमको वापस दे दें। इस बहाने आपके गाय का बच्चा तो रहेगा, रोज आप 2 रोटी गाय को खिलाओगे तो सही। ये हमारा प्रयास है कि यहाँ से जुड़े और उसके बाद भी अगर नहीं कर सकते तो गौ पालक बन जाए, तो एक गाय गोद ले ले, उसके माध्यम से हमको सहयोग राशि भी मिल जाता है और उनको पुण्य भी मिल जाता है। हम सब गौ माता की जय और गो हत्या बंद हो, ये नारा सब लगाते हैं और सबके लिए गाय, सबके मन में गाय के लिए बड़ी अच्छी भावना भी है। हम सब ये मानते हैं कि गायों में 33 करोड़ देवी देवता का वास है, मगर ये सब के बाद भी हमारी गौ माता सड़कों पर, हमारी गौ माता कटने के लिए जा रही है। इस भारत देश में, इस सनातनियों के देश में अगर गौ माता कटने के लिए जा रही है तो हम सबके लिए दुर्भाग्य का विषय है। तो उसके कारणों पे हमको जानना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या कारण है कि हम घरों में गायों को नहीं रखना चाह रहे हैं, गाय कटने के लिए जा रही है, गाय सड़कों पे जा रही है। तो ये जनमानस के बीच में इन विषयों का रखना है कि भाई गाय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, गाय हमारे घर में रहना चाहिए, गाय हमारे घरों से बाहर क्यों जा रही है, गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है, गाय के दूध हमारे लिए कितना उपयोगी है, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी हमारे लिए उपयोगी है, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, और इन गाय के पंचगव्य से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो हमारी जो पुरातन जो व्यवस्था रही है वो गाय पे आधारित व्यवस्था रही है। आज भी भारत को हम कृषि आधारित देश बोलते हैं और कृषि का आधार गाय है, और जब हम गाय को अगर कृषि से अलग कर देंगे तो कृषि खत्म हो जाएगी। और आज धीरे धीरे जो रासायनिक खेती जो चालू हो गई, गायों के, बैलों के स्थान पर ट्रैक्टर आ गया और गोबर खाद के स्थान पर जो रासायनिक खाद आ गए, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। किसान ट्रैक्टर के कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर का कर्ज नहीं पटा पाता, आत्महत्या कर लेता है। और जैविक खेती को छोड़कर उसने जो रासायनिक खेती शुरू की और यूरिया और पेस्टिसाइड का उपयोग किया, तो उसका परिणाम ये मिल रहा है कि आज हमारा शरीर हर प्रकार के रोगों के लिए ग्राह्य हो गया, हमारा रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया। रोज आए दिन मौसम बदलता है और हम बीमार होते हैं। तो आज हम जहरीला खाना खा रहे हैं। जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको एक अच्छी चीज़ दी थी उसको छोड़ के विदेशियों की चीज़ों को हमने ले लिया। तो आज हमारे हर चीज़ का आधार गाय है। तो ये गाय को पुनर्स्थापित करने के लिए हम प्रत्येक जिला में गौ सेवा संगम का कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ गाय का महत्व सबको समझाना, गाय का वैज्ञानिक पक्ष लोगों को समझाना, किसानों को गो आधारित खेती पुनः प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करना, गाय की चिकित्सा कैसी होती है उसके
बारे में बताना, गाय से मनुष्य की चिकित्सा कैसे होती है, कौन कौन से रोग हैं जो गाय के कारण ठीक होते हैं, वो समाज जगत को बताना, भैंस के दूध और गाय के दूध में क्या अंतर है ये सबको समझाना, बाजार में बिकने वाला जो देसी घी के नाम पर जो नकली घी अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो परोसा जा रहा है उसके बारे में बताना। तो कुल मिला के ये चीज़ें समाज को बताना और जो गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे सब लोगों को यहाँ बुलाना और स्टॉल के माध्यम से उनका प्रदर्शन कराना, ये हमारा गौ सेवा संगम का उद्देश्य है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।